Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of June 2023. 29 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे एनालिसिस। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी, तो उसको लाइक किया करिए, है ना। तो उसका वो एक तरह से मेरे लिए एक बैज ऑफ ऑनर है, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। और बाकी हम कंटेंट अच्छा बनाएंगे ही, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको कुछ और कहीं और पढ़ने की, कोई और पीडीएफ पढ़ने की, मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पीआईबी भी कवर होगा इसमें, हिंदू भी कवर होगा, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं सारा कुछ कवर करूँगा। स्टार्ट करेंगे आज भी वैसे ही जैसा रोज हम करते हैं। पहले सवाल, उसके बाद कुछ पीआईबी की न्यूज़ आइटम्स, उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सवाल देख लेते हैं। अब आपको सवाल यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं और इन पेयर्स में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करेक्टली, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। जैसे बोधगया लिखा है बघेलखंड, खजुराहो लिखा है बुंदेलखंड, शिरडी लिखा है विदर्भा, नासिक लिखा है मालवा, देन तिरुपति लिखा है रायलसीमा। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दीज पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कितने पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या ऑल आर करेक्टली मैच्ड, मतलब कितने इसमें ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। तो देखो, बहुत ही आसान सवाल है वैसे, अगर आप सही से देखो तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 पेयर्स। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अगर आप देखेंगे तो सेकंड इसमें जो खजुराहो लिखा है बुंदेलखंड वो सही है, और पांचवा जो तिरुपति लिखा है रायलसीमा वो सही है, बाकी सारे गलत। अब जैसे नासिक आपका महाराष्ट्र रीजन में है, उसमें मालवा लिख दिया, मालवा आपका मध्य प्रदेश में आता है। बोधगया का इसमें लिख दिया है यहाँ पे बघेलखंड, बघेलखंड मध्य प्रदेश का रीजन है, और बोधगया कहाँ पे, उधर साइड है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसी तरह शिरडी भी गलत लिखा है, शिरडी आपका महाराष्ट्र का, इसमें विदर्भा रीजन लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 पेयर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। कितने लोगों ने सही किया जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। इनमें से कितनी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। फर्स्ट इज दिवांग, देन सेकंड इज कामेंग, देन थर्ड इज लोहित। ये क्वेश्चन वैसे पूछा है यूपीएससी में, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा था, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कितनी, हाउ मेनी आर द ट्रिब्यूटरीज। तो अब या 1 है, 2 है, 3 है या नन है, इनमें से आपको बताना है कि कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। द करेक्ट आंसर, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बिलीव मी इजी है। इसका आंसर है 3। तीनों ही ट्रिब्यूटरीज जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब तीसरा सवाल आप देख रहे होंगे, द 2 स्टेट सोल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। हम कई बार सुनते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन होगा। ये टर्म हम किस कंट्री के रेफरेंस में सुनते हैं। ऑप्शंस आर चाइना, बी इजराइल, थर्ड इज इराक, फोर्थ इज यमन। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है हालांकि। द करेक्ट आंसर इज बी इजराइल, है ना। कुछ लोगों को अगर लग रहा था चाइना का, तो चाइना इज नहीं। चाइना में वन चाइना प्रिंसिपल ज़्यादा वहाँ पे हम टर्म है, वहाँ 2 स्टेट सोल्यूशन है ही नहीं। कोई नहीं बोलता 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, है ना। ताइवान और चाइना में जिस लोग कंफ्यूज हुए थे, इजराइल इज द करेक्ट आंसर। इजराइल पैलेस्टीन में होता है ज़रूर, है ना, क्योंकि इजराइल ज़्यादातर मतलब मानता नहीं है पैलेस्टीन को। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसमें हमको देखने हैं। तो लेट्स मूव हेड विद द न्यूज़ आर्टिकल्स नाउ। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है मीरा पाइबिस। याद रखिएगा, मीरा पाइबिस। अब मीरा पाइबिस अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी, बिकॉज दे आर डेलिबरेटली ब्लॉकिंग द रूट्स एंड इंटरफियरिंग इन द ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशंस टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो मीरा पाइबिस अभी रिसेंटली ये डेलिबरेटली ब्लॉक कर रहे थे द रूट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज। मीरा पाइबिस, दे आर ऑल्सो नोन एज ईमास और मदर्स ऑफ मणिपुर। इनको मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। मीरा पाइबिस, दे आर known as Imas or the mothers of Manipur. They are the meaty women who come from all sections of the society. They are meaty women, come from all sections of the society. They are loosely organized, usually led by groups of senior women, and are widely respected and represent a powerful moral force. They are widely respected, represent a powerful moral force. They are known as mothers of Manipur, Mira Paibis. ठीक है ना? And they have no rigid hierarchy or structure or any overt political leanings. They don't have any political leanings and all. And they are called the women torch
टॉर्च बियरर्स, बिकॉज मतलब यहाँ दे आर ऑल्सो नोन एज द वुमेन टॉर्च बियरर्स, ठीक है ना। इनका फॉर्मेशन 1977 में हुआ था, दे वर फॉर्म्ड इन एज अ ग्रुप इन 1977। द एम इज, जो इनिशियल फोकस था दैट वाज टू फाइट अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज, एंड इट हैज नाउ एक्सपैंडेड टू काउंटरिंग द ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। तो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस इज। एंड वहाँ पे कॉलोनी को लीकई बोलते हैं, लीकई, है ना। तो जो भी इम्फॉल सिटी में जितनी भी कॉलोनीज हैं लीकई हैं, दे हैज़ अ ग्रुप ऑफ मीरा पाइबिस, है ना, उनके वहाँ पे ग्रुप बनता है कॉलोनी लेवल पे, ठीक है ना। एंड जो एल्डेस्ट होती है हर ग्रुप की, दैट बिकम्स द लीडर, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं सेकंड न्यूज आर्टिकल में, ये है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। द सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। तो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट दे आर कंटिन्यूइंग टू वैनिश। देखो वर्ल्ड में सारी चीजें लगभग वैनिश ही हो रही हैं ना, तो रिपोर्ट में ये तो आएगा नहीं कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होने लगे हैं। अब अमेजोन के बाद कॉन्गो का नंबर लग गया, अमेजोन सबसे बड़े हैं तो कॉन्गो नंबर 2 पे आते हैं। तो अमेजोन जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कॉन्गो बच रहे हैं, इंसानों ने कहीं नहीं छोड़ा है ना, बिलीव मी, इंसानों ने कहीं नहीं छोड़ा है। सारी चीजें अलग इंटरनेशनल लेवल पे हम डिसअपॉइंट कर रहे हैं पूरे मतलब नेचर को और ह्यूमैनिटी को। तो वी आर डिसअपॉइंटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल, नॉट जस्ट एज द नेशनल लेवल। तो रिपोर्ट में वही बोला गया कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट जो है बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, है ना, और हो भी चुके हैं बहुत ज्यादा वैनिश। एंड कॉन्गो याद रखिएगा इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आफ्टर द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये मैंने आपको बताया कि अमेजोन के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। एंड द रेन फॉरेस्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 6 अफ्रीकन कंट्रीज, 6 अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट ये स्प्रेड है। कैमरून हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, एंड गैबोन हो गया, ठीक है ना। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो आपको याद रखना है। 60% ऑफ द रेन फॉरेस्ट लाइज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसीलिए हम इनको कॉन्गो रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया मेजोरिटी जो है ना वो आ रही है कॉन्गो में, ठीक है ना। And it is known for its high level of biodiversity, including more than 600 tree species and 10,000 animal species. It is the world's largest carbon sink, लार्जेस्ट कार्बन सिंक के रूप में है ये, एंड दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ अफ्रीका। तो ये कुछ इस रीजन में लाई करता है। आप देख सकेंगे कैमरून भी आ गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, ठीक है ना, इधर साइड आपका इक्वेटोरियल गिनी आ गया। ये सारी चीज़ें जो है या रीजन्स जो हैं आपके ये इसमें कवर हो जाते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, अब अफ्रीका की बात चल रही तो एक और आपको चीज़ बताओ, तो ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन नाम की भी एक चीज़ है, ये आपका कॉन्गो रीजन से ही रेगुलेटेड है, या इसलिए मैं बता रहा हूँ। ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन क्या है? बेसिकली ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन साइन किया गया था फॉर प्रमोटिंग द बेटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स। याद रखिएगा, क्वेट सेंट्रल नाम का रीजन है इन कॉन्गो बेसिन, याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रॉपिकल जो पीटलैंड्स हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स हैं, उनके बेटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन लाया गया था। ब्राज़ाविले इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, याद रखिएगा, ब्राज़ाविले इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड ये ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन लाया गया था क्यों? प्रिजर्वेशन ऑफ द पीटलैंड्स, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पीटलैंड। अब आपके दिमाग में पीटलैंड क्या है, तो ये बीच में जो ये बड़ा ही सुंदर तरीके से सुंदर फॉन्ट का यूज करके जो लिखा गया है ना, पीटलैंड्स आर वेटलैंड्स दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल पार्शली सबमर्ज्ड इन अ लेयर ऑफ वाटर लैकिंग ऑक्सीजन। तो पीटलैंड एक ऐसे वेटलैंड होते हैं जहां पे मिक्सचर होता है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल का, और वो जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो पार्शली सबमर्ज्ड होता है इन अ लेयर ऑफ वाटर विच लैक्स ऑक्सीजन। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक और न्यूज़ है, पीआईबी की न्यूज़ है, बड़ी फेमस न्यूज़ है कल की। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस किया था इनिशिएटिव वितस्ता। वितस्ता क्या है? फेस्टिवल ऑफ कश्मीर। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो पहले बड़ी सुंदर 5 नदियाँ थी ना, इंडस, झेलम, राबी, चेनाब, सतलज, और इन सब, ये राबी, ब्यास, सतलज, इनमें जो एक नदी था उसका पुराना नाम वितस्त था। कौन सी? झेलम का नाम। याद रखिएगा, झेलम का बहुत पुराना है, जो ऋग्वैदिक टाइम का नाम था ना, वितस्त ही था, झेलम का, ठीक है ना।
अगर आप पढ़ेंगे तो सबके आपको मिल जाएंगे पुराने नाम, है ना। सिंधु जैसे इंदस का नाम था, है ना। वितस्त इसका था। असीकनी भी किसी का था। बताइएगा असीकनी किसका था, है ना। चेन्नई के चेनाब का था शायद, है ना, असीकनी। तो आप देख लीजिएगा, इस तरीके से पुराने नाम भी याद कर सकते हैं। वितस्त वैसे झेलम का नाम था, इसीलिए इससे भी आप याद रख सकते हैं। वितस्त फेस्टिवल अगर आप पूछ से कोई, तो फेस्टिवल ऑफ कश्मीर, क्योंकि झेलम वैसे उसी रीजन की नदी है ना। वो गाना याद है ना उसका, हैदर का गाना था, झेलम झेलम जिसमें बोलता है वो, तो वो वहां से भी आप याद रख सकते हैं। तो वितस्त प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज टू लुक आफ्टर द रिच आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, क्राफ्ट, क्यूजीन ऑफ कश्मीर टू द होल कंट्री, उसको इंट्रोड्यूस करना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज 29 जून है। 29 जून इज सेलिब्रेटेड एज द स्टैटिस्टिक्स डे, याद रखिएगा, इन द मेमोरी ऑफ लेट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। एंड पीसी महालनोबिस से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दूं कि जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, द सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, दैट वाज बेस्ड अपॉन द पीसी महालनोबिस आइडियाज, उनके आइडियाज पे ही बेस्ड था। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च की गई थी 1949 में। इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशियस एफर्ट्स ओनली, है ना। NSSO जो नेशनल सैम्पल सर्वे हम बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया था 1949 में। नेशनल सैम्पल सर्वे जो है वो लॉन्च किया गया था 1949 में, है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये थे पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ऑल्सो ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको न्यूज़ आइटम समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। जो फ्रंट पेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रीन लाइट। अब ये है जो न्यूज़, वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दी है पीएम प्रणाम स्कीम। याद रखिएगा, पीएम प्रणाम स्कीम थी, है ना, तो उसको अप्रूव कर दिया है। किसने अप्रूव कर दिया है? जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। कौन हेड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को? इसको हेड करता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है ना। दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम। एंड इस स्कीम में ऑब्वियस सी बात है, जो प्रमोशन दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है बायो फर्टिलाइजर्स को, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें, प्लस सॉइल में जो फर्टिलाइजर्स यूज करें वो एक प्रॉपर बैलेंस में यूज करें। इनका ये कहना है कि जो सॉइल में जो फर्टिलाइजर्स आप यूज करें ना, वो प्रॉपर बैलेंस में यूज करें। इस तरीके से ना यूज करें कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो भी चली जाए, या ये मतलब इस तरीके से चीज़ें चली जाएं। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेड, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर्स अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, किस तरीके से काम करते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उसमें दे आर बेसिकली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये आप एक जरूर चीज़ याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड दे आर माइक्रोब्स कंटेनिंग सब्सटेंसेज जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और पहले इस वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। इसमें फंगाई का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई का भी यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया का भी यूज़ कर सकते हैं, ना। तो अगर आपसे कोई यूपीएससी कल को दे दे इस तरीके से कि भैया इनका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो कंफ्यूज मत होना। चाहे फंजाई लिखा है वो भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ तो कर ही सकते हैं। और जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, लिख लीजिए आप लोग, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इट्स अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ऐसे यूज़ किया जाता है। माइकोराइजल फंगाई का यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को ऑर्गेनिक मैटर से, है ना। माइकोराइजल फंगाई हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गाई हो गया, तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। A surge in food prices shows inflation is far from tamed। अब ये न्यूज़ वैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल इकोनॉमी का पता चले कि क्या चल रहा है। तो अभी जो फूड प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, चाहे आप राइस का प्राइस देखें, चाहे आप पोटैटो का देखें, टमाटो का देखें, अनियन का देखें, शुगर, मिल्क, तुअर दाल का देखें, दे आर ऑल इंक्रीज्ड। और इनके प्राइस राइज
से ये समझ में आ रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं टेम नहीं हुआ है ना, तो अब उसको टेम करने की आवश्यकता है। कर्नाटका ने कहा है कि अब वो कैश देंगे राइस की जगह। मैंने आपको बताया था ना कि कर्नाटका की एक स्कीम थी अन्न भाग्य स्कीम, जिसके लिए उनको चावल चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चावल देने से मना कर दिया इनको, है ना, तो इनके पास चावल तो था नहीं, तो अब करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा चावल की जगह हम आपको कैश देंगे, 170 रुपये देंगे हर आदमी को हर महीने, है ना, ताकि वो चावल खरीद ले। तो ठीक है, देखते हैं और क्या आगे है। यू कैन मूव अहेड विद मी, बड़े ही अच्छे ढंग से आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी न्यूज़ आपने पढ़ी है ना वो आपको आपके लिए मोर देन इनफ है अभी तक, है ना, और इससे ज़्यादा कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब हम आते हैं अपने एडिटोरियल पार्ट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिटन बाय गौतम भाटिया। अच्छा, गौतम भाटिया ने अपनी फोटो बदल ली, देखो, है ना, पहले बड़ी अजीब सी फोटो लगाई थी, अब दूसरी अजीब लगा दी। ठीक है, एनीवेज, नो ऑफेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट से तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ना दे, है ना, उनको केवल नाम का हम नॉमिनल हेड बना दे और बाकी सारी पावर ले लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐसा नहीं मानना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मई 2023 में एक ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने फेवर में दिया था ऑर्डर किसके, दिल्ली गवर्नमेंट के, और कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास डिसीजन का पावर होना चाहिए, चाहे वो मेयोरल वाली हो, चाहे सर्विसेज के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अब ये देने के बाद अब किया क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करा दिया। ऑर्डिनेंस आप सबको पता होना चाहिए कि कैसे पास होता है। ऑर्डिनेंस पास होता है आपका बड़ा ही प्यारा एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 123, है ना। आर्टिकल 123 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, ठीक है ना। अब ऑर्डिनेंस पास कर दिया जिसने कि अमेंड किया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को। अब इस ऑर्डिनेंस के साथ क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है, एंड इट हैज डिप्राइव्ड द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम इनेक्टिंग लॉज पर्टेनिंग टू सर्विसेज विद इन द एनसीटी। मतलब कि जो सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज रिलेटेड है, कोई भी लॉ दिल्ली गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती। इंस्टेड उसने एक पैरेलल बॉडी बना दी है जिसमें चीफ मिनिस्टर और 2 ब्यूरोक्रेट्स रख दिए हैं। दे हैव केप्ट चीफ मिनिस्टर एंड 2 ब्यूरोक्रेट्स हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द सर्विस रिलेटेड डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। मतलब कि क्या किया, जो पूरा लेजिस्लेटिव बॉडी था उसकी जगह उन्होंने एक नई पैरेलल बॉडी बना दी इस ऑर्डिनेंस के साथ, ठीक है ना। अब वेदर इट विल होल्ड द टेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नॉट, ये अभी डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन है किया क्यों, है ना। केजरीवाल जी बोलते हैं अबे तो करना, लेकिन किया क्यों। मैं यहाँ पे ऑथर गौतम भाटिया जी कह रहे हैं भाई किया क्यों, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड दूसरी चीज़ अगर हम देखें, उनका ये कहना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि दिल्ली चूंकि स्पेशल स्टेटस है, इसका स्पेशल स्टेट है, और यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बैलेंस बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है ना, इनका ये कहना है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे पढ़ें, देखो लिखा है कि जो सर्विसेज है उसमें वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को फुल पावर नहीं है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, लॉ, पुलिस, इन सब में तो उन्होंने दिया ही नहीं है, प्लस सर्विसेज में उन्होंने कह दिया। तो ये दोनों ही आर्गुमेंट कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं होते हैं, नहीं पड़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर किया हुआ है कि इट इज़ द डोमेन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, जो विच हैज़ बीन ब्रॉट अप बाय द पीपल, तो उसको पास पावर होना चाहिए। दैट इज द सिंपल थिंग। अब ऑथर ने एक और चीज़ बहुत अच्छी बताई है यहाँ पे, वो बताई है जो मई 2023 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बताया। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर आप ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को देखें तो द ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब कि सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल टू द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट, यानी कि जो लोग उनको चुन के लाए हैं। तो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो कैबिनेट है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, एंड द लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज अकाउंटेबल टू द पीपल और द इलेक्टोरेट, ठीक है ना। और ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बट जो ये नई पैरेलल बॉडी बना दी है, तो इसमें तो लेजिस्लेचर का काम ही का खत्म कर दिया है ना, क्योंकि इसमें या आपका चीफ मिनिस्टर और 2 ब्यूरोक्रेट्स आ गए हैं। तो जब आपने काम ही खत्म कर दिया किसी भी उसका
ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का, देन वेयर इज द, मतलब वो प्रोविजन रहेगा क्या कि लेजिस्लेचर और पीपल ये सब कोई तो आया ही नहीं है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इज द बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी का बेडरॉक कहीं ना कहीं हिला के रख दिया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी हिलाती रहती है ना, तो समटाइम्स इट हैपेंस. यहाँ पे मतलब दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस जो लाया गया है, दैट इज ब्रेकिंग दैट सिवर्स द ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय टेकिंग अवे द इंटायर कैटेगरी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. तो उन्होंने कुल मिला के दिल्ली गवर्नमेंट से पूरा का पूरा सर्विसेज के ऊपर जुरिसडिक्शन ही छीन लिया है और पूरा कंट्रोल दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. एंड ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए थी. इसीलिए ऑथर ने कहा है कि दिस इज क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. महालनोबिस जी के ऊपर लिखा है, वो हम नहीं पढ़ेंगे. हाँ, हम पढ़ेंगे तीसरा एडिटोरियल, रैंकिंग एंड द रियलिटीज ऑफ हायर एजुकेशन. अब यहाँ पे ऑथर ने जो सुरेश बाबू हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट IIT मद्रास, एंड इनका ये कहना है कि इनके व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल पर्सनल व्यूज़ हैं. ठीक है, पर्सनल हैं, फिर भी हिंदू में छपता है. ठीक है, एनीवेज यहाँ पे जो इनका लिखा गया है आर्टिकल, वो लिखा गया NIRF रैंकिंग के ऊपर, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो आया है उसके ऊपर लिखा है इन्होंने कि क्या इसमें कमियां हैं और क्या इसकी असली सच्चाई है, वो हम देख लेते हैं. तो पहले तो ऑथर ने जो सबसे पहला पॉइंट उठाया है वो उठाया है उन्होंने कि भैया कितने इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है ना, वहां से इनका पहला जो क्रिटिक है वो वहां से बन रहा है. तो पहला क्रिटिक इन्होंने ये कहा है कि आप कहते हो कि 5543 इंस्टीट्यूशंस ने NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया. 5543 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया. ठीक है ना. ओवरऑल अगर हम देखें, मतलब कि पूरे इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें हायर एजुकेशन का, तो उसमें लगभग 43,796 कॉलेजेस हैं, है ना, और 1,113 यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो अगर हम टोटल का देखें तो केवल 12.3% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं. केवल 12.3% हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मतलब कि 87.7% इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. यू विल अंडरस्टैंड दिस कि 87.7% ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. और नहीं कर रहे हैं मतलब कि बहुत ही लिमिटेड हो गया, फिर केवल 12% में आप कर रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट इशू जो कि ऑथर ने उठाया है. अब जो दूसरा इशू ऑथर ने उठाया है वो ये है कि अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे टॉप 100 कॉलेजेस की, तो उसमें एक आपको स्टार्क अर्बन रूरल डिवाइड देखने को मिलेगा. यू विल फाइंड अ स्टार्क अर्बन रूरल डिवाइड इन दैट. ठीक है ना. सेकेंड इशू इन्होंने ये उठाया है कि अगर आप टॉप कॉलेजेस देखें 100, तो उसमें 35 तो तमिलनाडु के हैं, 32 नई दिल्ली के हैं, 14 केरला के हैं. अब आप इनको जोड़ के देखो तो 30 60 10 70 हो गया, 75 77 और 81 कॉलेज. 81% तो केवल 3 स्टेट्स में है. टॉप 100 में से 81% केवल 3 स्टेट में है और रेस्ट ऑफ द इंडिया से फिर रिमेनिंग 19 में लड़ाई हो रही है. वहीं पे उत्तर प्रदेश जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं कंट्री में, और उसके बाद महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश का एक भी कॉलेज टॉप 100 में नहीं है. और वहीं पे महाराष्ट्र के देखें तो महाराष्ट्र से 3 कॉलेज हैं और कर्नाटका से 2 कॉलेज हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि क्या हायर एजुकेशन का स्टेटस है. इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो हैं वो भी काफ़ी क्लियर है कि क्वालिटी वाइज क्वांटिटी मैच नहीं कर रही. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलेजेस, लेकिन टॉप 100 में एक भी नहीं है. तो क्वालिटी क्वांटिटी का बहुत बड़ा मिसमैच है. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड. इसके अलावा क्वालिटी डिफरेंस आपको प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में भी दिखेगी. जो बेस्ट रैंक है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की वो 15th रैंक पर आता है. मतलब समझो इस चीज़ को. एंड जो यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट प्राइवेट है वो 6th रैंक पर आती है. तो इसका मतलब है कि काफ़ी एक मिसमैच वहाँ पे भी है. प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में बड़ा मिसमैच है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को बहुत सारी फंडिंग गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है. ये सारा एक इशूज़ हैं हालांकि, लेकिन दैट इज़ द थिंग. एंड इसके अलावा एक और रैंकिंग कंपैरिजन में जो आती है इशू आता है वो आता है कि फैकल्टीज़, जो अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस की फैकल्टीज़ देखोगे तो वहाँ पे लगभग 645 प्रोफेसर्स एवरेज हैं इन यूनिवर्सिटीज़, और जो रिमेनिंग है वहाँ पे लगभग 200 हो जाता है प्रोफेसर्स का नंबर. तो एक बहुत स्टार्क डिफरेंस आता है प्रोफेसर्स के नंबर में भी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो फिर बाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है ना. इसका मतलब ऑथर ने यही कहा है कुल मिलाकर कि केवल ब्रिक और मोर्टार, यानी कि केवल बिल्डिंगें बना करके तो आप शिक्षा नहीं दे पाओगे. आपको प्रोफेसर चाहिए अच्छा, है ना, एक पर्सनल चाहिए अच्छा. इसके अलावा साइंटिफिक पब्लिकेशंस में भी यही हाल है कि अगर आप टॉप यही कॉलेजेस देख लो ना, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये 12.3% जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ये 90% से ज्यादा आउटपुट रिसर्च दे रहे हैं। मतलब रिसर्च आउटपुट जो है 90% इन्हीं 12% से आता है। मतलब कि बाकी की जो 87% इंस्टीट्यूट्स हैं वो केवल 13% या 13-14% ही स्कॉलरली आउटपुट दे रहे हैं। फिर तो मतलब कि क्या कर रहे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट मिलकर इतना कम सा दे रहे हैं, इतने कम मिलकर इतना ज्यादा दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा मिसमैच है रिसर्च आउटपुट में भी। तो ऑथर ने वही कहा है कि भैया क्वालिटी क्वांटिटी में एक बैलेंस बनाओ, सारे इंस्टीट्यूट्स में फोकस करो, या तो जो बंद होने लायक है उनको बंद कर दो। ऑल दिस थिंग्स शुड बी डन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं, अगर कुछ है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे नोटो के बारे में आया, नोटो वॉर्न्स अगेंस्ट ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन ट्रेड। अब नोटो यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंतर्गत ये सेटअप की गई है। नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी, एंड इज इट सेटअप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज विच इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है ना, तो ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और ये एपेक्स सेंटर के रूप में काम करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है ऐसी एक्टिविटीज में जो कि फॉर एग्जाम्पल प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज मेंटेन करना, डोनेशन की रजिस्ट्री मेंटेन करना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ठीक है ना, एंड इस हॉस्पिटल के साथ भी इनका लिंक रहता है, सब कुछ रहता है। तो इन्होंने कहा है कि भैया बहुत सारे प्राइवेट वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं ऑफरिंग द ऑर्गन फॉर ट्रेड, है ना, जो कि प्रमोट करते हैं प्रमोशन ऑर्गन्स फॉर ट्रेड, जो कि अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। याद रखिएगा, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। और ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 में आया था और रूल्स भी आए थे, और ये पनिशेबल है सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत, रेंजिंग फ्रॉम फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 20 लाख टू 1 करोड़, है ना। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। नोटो ने यही चीज़ें हाईलाइट की कि भैया ये सब चीज़ें मना करो, है ना, और पकड़ो ऐसे लोगों को जो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट डिस्पाइट द ग्लोबल रिस्क्स। अब आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली, इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। याद रखिएगा, लिख लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है किसकी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है। तो वहाँ पे उसने बताया कि भैया इंडिया इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट में चल रही, बड़ी चमक रही है। मतलब उसकी चमक के सामने बाकी सबने काला चश्मा लगा लिया है। अब आप समझ लीजिए इतना ज़्यादा चमक रहा है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत चमक रही है, और शक्तिकांता दास जी पता नहीं कैसे देख पा रहे हैं इतनी चमक को भी। और उनका कह रहा है कि स्ट्रेस है, देखो स्ट्रेस बिल्कुल, लेकिन हम सब विथस्टैंड कर जाएंगे। सब बैलेंस शीट प्रॉपर चल रही है, चाहे बैंक की हो चाहे कॉर्पोरेट की हो, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बचे ही नहीं है। लगभग 1% हो गए हैं मार्च 2023 में, दे हैव ड्रॉप्ड टू 1%। तो बिल्कुल सब अच्छा है, हंकी डोरी हो रहा है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेज में बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है, वो भी देख लेते हैं। यूक्लिड, है ना, यूक्लिड टेलीस्कोप है। देख लीजिए, अभी ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि वो गैलेक्सीज जो है उनका सर्वे करेंगे यूजिंग द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके गैलेक्सीज का सर्वे करेंगे। और गैलेक्सीज का सर्वे क्यों करेंगे, तो इसका सर्वे इसलिए करे जाएंगे क्योंकि ये इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स समझना चाहते हैं, क्या लाइट कौन सी गैलेक्सी निकाल रही है उसके बारे में समझना चाहते हैं, और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यूक्लिड टेलीस्कोप के माध्यम से करेंगे। स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है, उसके थ्रू ये लॉन्च किया जाएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, प्यारी सी चीज़ है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो 68% है वो डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है, और बचा हुआ पार्ट फिर आपका अर्थ और ये सब, मतलब हम सब बहुत छोटे पार्ट में आते हैं समझो, बाकी सब कुछ भरा हुआ है ना। 95% तो इधर उधर की चीज़ें ही हैं, डार्क मैटर डार्क एनर्जी। और इसके अलावा याद रखेगा, यूक्लिड जो है, यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनके ऊपर ये मिशन है। एंड ये ओवरऑल कौन सा मिशन है, मिशन है कॉस्मिक विजन। याद रखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, जो ये यूक्लिड टेलीस्कोप जा रहा है ये कॉस्मिक विजन मिशन में प्रोग्राम के अंतर्गत जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।